नमस्ते। कुछ वर्क था ना आप लोगों को करने का? क्या था? अच्छा, और कुछ नहीं? अच्छा। अच्छा, कल जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दुविधा, कोई डॉट? कुछ नहीं? जी। हाँ। अच्छा, वो जो बोर्ड में मैंने लिखा था ना, LPFC, क्या लिखा था हाँ, एक्चुअली में वो होगा, PLFS होगा, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। यहाँ पे मैंने एल लिखा था, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, ये होगा पीरियोडिक, PERIO। सॉरी, सारा उल्टा था। सारा कैसे उल्टा? केवल वो हेडिंग जो मैंने लिखा था ना, LFPS, उसके जगह पे PLFS कर दीजिएगा। हाँ जी, बताइए क्या पूछ रहे थे? जी। जी। 100 होगा शायद। 100 होगा, 1000 क्यों होगा? रेट निकाल रहे हैं ना, तो परसेंटेज तो 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना। क्या आपने कहीं कुछ 1000 देखा है क्या? कहाँ पे? अच्छा, उनके नोट्स में? नहीं, मे बी 100 होगा। चलिए देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे हम लोग, कल देख लेंगे। गूगल पे यदि कोई गवर्नमेंट साइट्स 1000 बताए तो फिर देख लेना। और कुछ? और कोई कंफ्यूजन? नहीं, ये तो अच्छी बात है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। अच्छा, और आपके मित्र मंडली में नहीं है कोई? मित्र मंडली मतलब जो लोग यहाँ बैठते हैं आपके साथ, नहीं आए? अच्छा, वो कल वर्क जो दे दिए थे शायद उसी वजह से ना। इसीलिए तो वर्क देने से हम थोड़ा सा बचते हैं, कोशिश करते हैं। मुझे बताया गया है कि मार्केट का ये डिमांड है कि आप कुछ वर्क असाइन मत करिए बच्चों को। वर्क असाइन करेंगे तो वो फिर करेंगे ही नहीं। हमने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, वर्क असाइन नहीं करेंगे। चलिए, सब ऐसे ही बता रहे थे। अच्छा, कुछ एक सर्वे हम लोग देख रहे थे कि क्या कहते हैं, औपचारिक क्षेत्र में और अनौपचारिक क्षेत्र में, यानी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, एक डाटा से हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे 2011-12 से। 2017-18 में अभी रिसेंट का एक डाटा है NSSO का। NSSO आप लोगों के साथ जिक्र किया था मैंने। थोड़ा सा देखेंगे, और देखेंगे हम लोग कि अभी अनौपचारिक क्षेत्र में, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में कितने वर्कर्स हैं, और औपचारिक क्षेत्र में, फॉर्मल सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कितने वर्कर हैं। ठीक है, और फॉर्मल सेक्टर में कम क्यों है? ठीक है, आप देखेंगे क्या रीजंस हैं, वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है। क्या? कारण परिणाम, हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कारण परिणाम ये सबका बाद में चलेगा, यानी इसी के साथ में ये बेरोजगारी का टॉपिक 1-2 दिन और चलेगा ये। ठीक है, आज हम लोग लिखाएंगे कुछ, जैसे आप लोग का डिमांड था ना कि लिखाना स्टार्ट किया जाए, तो आज से हम लोग ये थोड़ा देख लेते हैं ग्राफ का क्या सीन है। उसके बाद आज से हम लोग लिखेंगे। ठीक है। जी, बताइए, कुछ पूछना है? हाँ, NSO बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को ही CSO के साथ मर्ज किया गया, और NSO बोलते हैं ना। हाँ, NSO हो गया अब, लेकिन कभी कभी किसी किसी साइट्स पे आपको NSSO मिलता है।
लेकिन वो मेनली सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके ही 26 मई 2019 को एनएसओ बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हाँ, कहीं कहीं अभी भी रिसेंट में भी गवर्नमेंट का साइट्स पे एक हम देख रहे थे, तो वो लिखा हुआ था कि रिलीज्ड बाय एनएसएसओ। बनना तो चाहिए बेसिकली एक ही ग्राफ में 2011-12 और 2017-18 में। संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ हो जाएगा टोटल, यानी कुल। औपचारिक क्षेत्र कितना रोजगार जनरेट कर रहा है, यानी औपचारिक क्षेत्र कितना रोजगार सृजित करता है, ये देखेंगे। अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक कहाँ पे ज्यादा रोजगार जनरेट करेगा, संगठित में या असंगठित में? औपचारिक ज्यादा असंगठित में करेगा, आप बोल रहे हो। अच्छा, संगठित और आप ऐसे समझो, औपचारिक अनौपचारिक समझ गए, यानी रजिस्टर्ड और, ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि ऑर्गेनाइज्ड भी जो है वो रजिस्टर्ड होगा, पंजीकृत है। और अनऑर्गेनाइज्ड जो है, जो इन फॉर्मल का अनौपचारिक का डेफिनेशन आप समझे थे, वो समझिए बोथ आर इक्वल। औपचारिक ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र, अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र। ठीक है। हाँ, तो अभी आप ऐसे मान के चलिए बोथ आर इक्वल। ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि औपचारिक क्षेत्र में जो रोजगार तो दोनों जगह थोड़ा बहुत जनरेट होगा, ठीक है, मैंने बताया था, संगठित क्षेत्र में भी और असंगठित क्षेत्र में। फिर भी ये दोनों में कहाँ पे ज्यादा रोजगार जनरेट होगा, इतना तो बता सकते हैं आप लोग। जी। नहीं, आप सही हैं अपने जगह पे, लेकिन आपसे हम ये क्वेश्चन है कि औपचारिक रोजगार यानी फॉर्मल सेक्टर जो है, सभी क्षेत्र जो है उसमें दोनों क्षेत्रों में रोजगार रहेगा, संगठित और असंगठित में भी। लेकिन आप ये बताओ कि औपचारिक रोजगार में तो यहाँ भी कुछ काम करेगा, यहाँ भी कुछ काम करेगा, तब फिर टोटल निकलेगा। यहाँ हम कुछ अपने मन से नहीं लिखेंगे, हम लोग जो गवर्नमेंट का डाटा है वो यहाँ पे लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, तब ये बताइए कि औपचारिक रोजगार में यहाँ ज्यादा काम करेगा या यहाँ पे, संगठित में या असंगठित में? संगठित में करेगा। यहाँ पे करेगा 8%, यहाँ पे है 7.9% गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन वो फिर डाटा यहाँ पे थोड़ा 0.1 का इशूज है, इसी वजह से यहाँ पे 8% लिख दिया। यहाँ है 1.3, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9.3। ये टोटल परसेंटेज में है, ठीक है, कुल रोजगार का वितरण है ये। कुल रोजगार का वितरण प्रतिशत में।
अब ये बताइए, अनौपचारिक क्षेत्र में जो है वो ज्यादा संगठित में होगा या असंगठित में? असंगठित में। कुछ बता सकते हैं, कुछ है आइडिया कितना होगा यहाँ पे प्रोबेबली? यहाँ पे ये 2017-18 का डाटा है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। यानी यही PLFS, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का ही है ये। हाँ, ठीक है। आप NSO ही लिख लीजिए, ठीक है। कोई इशू नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट है ये डाटा आपके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट के साइट्स पे भी NSSO लिखा रहता है अभी भी, रिसेंट में भी, तो वो मिस है, ठीक है। अनौपचारिक में यहाँ पे ज्यादा काम करेगा, असंगठित में ना 85.5। यहाँ पे टोटल है संगठित का 13.2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुछ बताएंगे? तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा? सॉरी, सही है। 85.5 प्लस 5.2 इजकल टू 90.7। अच्छा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएंगे ना आपस में। 85.5 1.3 कितना हो जाएगा? ये दोनों जुड़ेगा या इसी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? ये दोनों भी आपस में जुड़ेगा, जुड़ जाएगा ना, कितना होगा, हो जाएगा 100। 820 46 10, फिर 8191 10, 100 हो गया। अब यहाँ हम लोग कुछ विश्लेषण करेंगे, ठीक है। लिख लिया सब लोगों ने, बना लिया ग्राफ? यहाँ आप देखो कि आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब कहाँ पे है, अनौपचारिक क्षेत्र में है, ठीक है। यानी 85.5%, यानी यहाँ पे लोग हैं। टोटल देख लो तो 90.7। और सबसे ज्यादा, सबसे कम औपचारिक क्षेत्र में है 90.3%। सॉरी, यस, 9.3%। तो मैंने बताया था कि औपचारिक क्षेत्र में जो काम करते हैं तो उनको क्या क्या मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं? बीमा का लाभ मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, यानी सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलता है। ओके। तो अब देखो 100% में केवल इतना परसेंट बंदा है कि मतलब 9% लोग हैं जिनको कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। 2017-18 का डाटा है ये, ठीक है। और NSSO है जो ये सब डाटा 5 साल 6 साल पे वो रिलीज करती है, 5 6 साल पे, ठीक है। वैसे उनका 3 महीने पे, 6 महीने पे आता है, बट ये डाटा जो है ओवरऑल ये 5 साल पे वो रिलीज करती है। तो अब आप देखो कि सोशल सिक्योरिटी का लाभ केवल 9% लोगों को मिल पा रहा है, और 90% लोग जो हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है। आखिर ऐसा क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण है? कुछ भी बोलिए तो थोड़ा बोल्डली बोलिए, लौट लें। जी। क्यों निवेश कम है? सॉरी, और कुछ बताइए। अच्छा, चलिए, ये तो अच्छी बात है, सभी लोग सही बता रहे हैं आप लोग। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में कि लेबर, रिजिड लेबर लॉ है, यानी जटिल जो है ना श्रम अधिनियम है, जटिल श्रम कानून है। इस वजह से जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में, MNCs हैं, वो यानी हमारे यहाँ हायरिंग एंड फायरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यानी जॉब आपको रिक्रूट कर लिया, MNC ने जॉब में रिक्रूट कर लिया, लेकिन बाजार में भी क्या होता है, उतार चढ़ाव आते रहता है ना। कंपनियां कभी प्रॉफिट में रहती है और कभी
लॉस में रहती है। ठीक है, तो लॉस में है कंपनियां, तो कंपनियों के पास ये राइट्स होने चाहिए, ये अधिकार होने चाहिए कि भाई हम 500 लोगों को अभी बाहर कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं जॉब से, तो ये राइट्स होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में इतने रिजिड लेबर लॉ हैं, इतने जटिल श्रम कानून हैं, जिस वजह से कंपनियां लोगों को हायर करने से डरती है, हिचकती है, वो आउटसोर्स कर लेती हैं कामों के लिए। ठीक है, बहुत सारे काम के लिए हमने बताया था आपको कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं अभी वो फ्रीलांसिंग पे काम करती है। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो फ्रीलांसिंग पे काम कर लेती हैं। उनके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उनके अपने लाभ एंड हानि हैं, हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रीजंस है जो जटिल श्रम कानून, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि 2020 में सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय स्तर पे 29 कानून थे, 29 लॉ थे, जिसको एनडीए गवर्नमेंट ने 4 लेबर लॉ में, 4 लेबर यानी श्रम संहिता, 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए किया गया कि ताकि आसान श्रम कानून हो। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग का माहौल अच्छा हो, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और बाहर से कंपनियां बड़े मात्रा में तब वो इन्वेस्ट करने के लिए सोचेगी। ठीक है, और कंपनियां हमारे यहाँ, एक होता है पूंजी प्रधान निवेश और एक होता है श्रम प्रधान निवेश। ठीक है, तो भारत में जो कंपनियां हैं वो श्रम प्रधान निवेश थोड़ा ना करेगा, कहेगा यार यहाँ पे श्रम से संबंधित जो भी लॉ है वो काफी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो वो पूंजी प्रधान निवेश करना चाहेगी कि चलो यार पूंजी लगा देते हैं। फिर सोचेगा कि चलो यार पूंजी भी ना ही निवेश करें, इतने यहाँ पे लेबर लॉ रिजिड है। तो गवर्नमेंट सबसे बड़ा पहल किया कि जो लेबर लॉ को आसान किया गया। ठीक है, मेक इन इंडिया में आप देख रहे होंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफ़ी आसान किया गया, आसान बनाया गया, ताकि बाहर से जो कंपनियां हैं वह वो यहाँ पे इजीली इन्वेस्ट कर सकें। एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जब ये आसान श्रम कानून होगा तो फिर इस सेक्टर में जॉब बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे औपचारिक क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में। ठीक है, एक सबसे बड़ा फैक्टर, और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई एक बार पूछे गए हैं, नींद आ रही है आपको? ठीक है, आसान श्रम कानून होगा तो जॉब खुद ब खुद क्रिएट होगा। ठीक है, इसको लिखवा दें, यही ये 2-4 पॉइंट है, लिख लीजिए। अल्प विकसित देशों में संगठित क्षेत्र ज्यादा रोजगार सृजित नहीं कर पाता है। अल्प विकसित देशों में संगठित क्षेत्र ज्यादा रोजगार सृजित ज्यादा रोजगार सृजित नहीं कर पाता है, क्रिएट नहीं कर पाता है, जनरेट नहीं कर पाता है। जटिल श्रम अधिनियम यानी रिजिड रिजिड लेबर लॉज यानी जटिल श्रम अधिनियम। आप लोग पॉइंट में लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन हम लिखवाएंगे ना तो फिर इसका आंसर लिखवा देंगे। ठीक है, ये भैया बना लेना, आप नहीं बनाया आपने? अच्छा, नहीं, हम नीचे कर देंगे, बना लेना आप। अच्छा, कल जो वो क्या नाम है, वो बॉक्स में हम लोगों ने लिखा था ना LFPS, तो वो PLFS होगा। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी आवधिक बोलते हैं। आव कर लिया आपने? नहीं, आपने कर लिया, अभी जो पीछे भाई साहब आए हैं ना उनको बता रहे हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, PLFS कर लेना उसे। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। हायरिंग एंड फायरिंग पॉलिसी जटिल है। हायरिंग फायरिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? जॉब, जी बताइए। यानी नौकरी में भर्ती करना, भर्ती करने, और जॉब
नौकरी से बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है वो जटिल। मेक इन इंडिया में, मेक इन इंडिया से गवर्नमेंट की एक योजना है ना, मेक इन इंडिया में सरकार व्यापार की सुगमता के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में सरकार व्यापार की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ डूइंग के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। मेक इन इंडिया में सरकार व्यापार की सुगमता के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। 4 श्रम कानून बनाए गए हैं यानी लेबर लॉ, ताकि श्रम कानून की जटिलता को सरल किया जाए। 4 श्रम कानून बनाए गए ताकि श्रम कानून की जटिलता को, ये 29 तो सेंट्रल लेवल पे थे, ठीक है, जो यूनियन लिस्ट में है। आप लोगों ने देख पढ़ा होगा ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी संघ, राज्य और समवर्ती, पढ़ा है ना। 4 श्रम कानून बनाए गए हैं ताकि श्रम कानून की जटिलता को सरल किया जा सके। मात्रा गलत तो नहीं है? गलत है? सही है? अच्छा, जी, नहीं लिखा? अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज और रिफ्लेक्ट हो रहा है इस मैप से, इस फिगर से, कुछ बता पाओगे कोई? कुछ नहीं समझ में आ रहा? इसमें आउट ऑफ बॉक्स जाने वाली तो कोई इसी नहीं है, कुछ नहीं है, बताइए। जी बताइए, कुछ नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना, थकिए नहीं भाई। ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को? इनफॉर्मल सेक्टर, यानी इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, यानी ये श्रम बल का अनौपचारीकरण प्रकट हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। यानी हमारे यहाँ लेबर फोर्स का जो एक बड़ा हिस्सा है वो इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व है, यानी अनौपचारिक है ना। ठीक है, तो श्रम बल का हमारे यहाँ क्या है कि अनौपचारीकरण हो रहा है। ठीक है, श्रम बल का जो चित्र है, यानी उपरोक्त चित्र श्रम बल का अनौपचारीकरण प्रदर्शित करता है। व्यापार में जब उतार चढ़ाव आता है किसी भी बिजनेस में, तो फिर उस उस बिजनेस घराना के जो एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं या एचआर होते हैं, तो जॉब से निकालना किसी भी लेबर को, किसी भी स्टाफ को काफी टफ होता है। और इसके लिए उन्हें जो बड़े बड़े यानी कमिश्नर लेवल के जो लोग होते हैं या लेबर इंस्पेक्टर को ब्राइब देना होता है, घूस देना होता है। ठीक है, तो एक गलत तरीके का नैरेटिव्स सेट हो जाता है, एक गलत तरीके की परिपाटी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जॉब में लोगों को भर्ती करने से बचती हैं। ठीक है, हिचकती हैं। हो गया। 2017-18 के है, ठीक है। 2011-12 में अभी तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो है यहाँ औपचारिक क्षेत्र में, यहाँ पे संगठित क्षेत्र में बढ़ा है। ठीक है, 2011-12 में यहाँ पे और कम था। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का डाटा है, तो इसीलिए हमारे लिए जो है यही रामबाण है, हम इसी को ऑथेंटिक मानेंगे। ठीक है, लिखा जाए बेरोजगारी पे क्या होता है, कुछ बताइए।
हाँ 2000 अभी लेटेस्ट में 2017-18 का ही है। एक था 2011-12 से जिससे कंपैरिजन करना था। ठीक है, 2011-12 में आप देखोगे कि और लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व है, 90.7 से भी ज्यादा। देख लेते हैं। यानी अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल और औपचारिक। यानी अनौपचारिक रोजगार कितना है अनौपचारिक क्षेत्र में, और औपचारिक क्षेत्र में कितना रोजगार है। यहाँ हो जाएगा टोटल। यहाँ अनौपचारिक क्षेत्र है तो ये सबसे ज्यादा कहाँ देगा बताइए, संगठित में या असंगठित में। असंगठित में कितना, सॉरी अनौपचारिक ज्यादा संगठित में देगा। यानी 82.6। ये टोटल परसेंटेज में है, ये एनएसएसओ का डाटा है 2011-12। तभी एनएसएसओ ही था ना। क्या नाम होता है पूरा इसका। हाँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श। और यहाँ पे कितना हो जाएगा संगठित में। 9.8। ये टोटल परसेंटेज में है ना। यानी 82.6 और 9.8% कितना हो गया ये टोटल। 86, 14, 4, 92.4 यही होगा ना। अच्छा, ये औपचारिक क्षेत्र है तो ये कहाँ देगा ज्यादा, संगठित या असंगठित में। संगठित में देगा। औपचारिक कितना बताइए। 0.4। और यहाँ 7.2। कितना हो गया ये। 7.6 हो गया ना 100। और बचा कोई। अच्छा, इसे जो ऐड कर लीजिए। अब यहाँ देखो टोटल कितना है 17। यहाँ आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पे भी ये सबसे ज्यादा। यहाँ देख रहे हैं आप, ये अनौपचारिक क्षेत्र में ये टोटल जो है ना, संगठित ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टोटल कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं। 17%। यानी 100 में
17 लोगों को ही सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिल रहा था। यानी 100 लोग यदि काम कर रहे हैं टोटल पूरे देश में, एक इमेजिन कर रहे हैं, तो केवल और केवल 17 लोगों को ही सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिल रहा है, और 83 लोगों को कोई सोशल सिक्योरिटी का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और ये देखो यहाँ पे औपचारिक क्षेत्र में टोटल कितने लोग इन्वॉल्व हैं, 7.6%। ये सबसे ज्यादा विचारणीय विषय है। यानी चिंता का कंसर्निंग इशूज मेन है कि इतने परसेंट लोगों को ही सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिल रहा है, और अनौपचारिक क्षेत्र इतने परसेंट लोगों को अपने आप में समेटे हुआ है, समाहित किए हुआ है। तो ये सब डाटा आपको 2017-18 का रहना चाहिए। कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ठीक है। क्या रीजन है कि सबसे ज्यादा लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है? क्या रीजन है कि अनौपचारिक क्षेत्र में इतने कम लोग काम कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में जटिल श्रम अधिनियम है, जिसकी वजह से, और हायरिंग फायरिंग की जो पॉलिसी है बहुत जटिल है। रिक्रूट करना यानी भर्ती करना तो आसान है, रख लिया जाता है, लेकिन निकालने के वक्त इतनी जटिल प्रक्रिया होती है कि एचआर एक महीने पहले आपको नोटिस देगी बजावते। ठीक है। उसके बावजूद भी यदि मान लो फिर वो कंप्लेन कर देता है, क्योंकि लेबर लॉ के आधार पे उस लेबर को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारे लेबर लॉ को मर्ज करके केवल 4 लेबर लॉ बनाया, ताकि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा सके, ईज ऑफ डूइंग का माहौल बनाया जा सके। तब तो इतने सारे लोगों को खपाया जाएगा। खपाया जाएगा मतलब औपचारिक क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र से एडजस्ट किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? चलिए लिखिए। नहीं, शुरू से नहीं, जहां तक लिखे हैं उससे आगे। जो भी लिखे हुए हैं वो काफी वैलिड पॉइंट्स हैं। जी। पहले थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिए क्या। एनएसएसओ के अनुसार, वो तो लिख ही लिए थे ना आप लोग कि बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें काम करने के अच्छा, आप नहीं थे स्टार्टिंग से। अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर में आज फर्स्ट है ना आप, उससे पहले नहीं थे। चलिए कोई नहीं, लिखिए। बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति, जो लोग थोड़ा सा, आप 2 लाइन आगे से लिख लेना, ये फर्स्ट लाइन है, जो लोग ना आए हैं वो लोग लिख लेते हैं। बेरोजगारी वह स्थिति होती है, जिन लोगों का मिस हो गया है वो लोग लिख लें, फिर आप लोग आ जाइएगा, कंटिन्यू कर लीजिएगा नेक्स्ट सेंटेंस से। बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति जो प्रचलित पारिश्रमिक दर पर, इसमें बताइए कहाँ गलती है। पारिश्रमिक मतलब वेतन, यानी जो वेज मिलता है। बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति जो प्रचलित पारिश्रमिक दर पर, प्रचलित पारिश्रमिक दर पर को ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ब्रैकेट बंद, जिसमें एक व्यक्ति जो काम करने के योग्य एवं इच्छुक हो, परंतु उसे काम करने का अवसर नहीं मिल पाता, यानी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है उनको। अच्छा, कल याद करने दिए थे ना, क्या सब दिए थे? WPR, UR और LFPS। क्या सब था बताइए, कुछ याद किया आपने? जी बताइए। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताओ। अच्छा, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट लिखिए। एनएसएसओ के अनुसार, एनएसएसओ ने जो बेरोजगारी को डिफाइन किया है, तो कोशिश कीजिए कोई भी टर्म हो तो उसका डिफिनेशन जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, या नीति आयोग है, या वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है,
उन लोगों ने यदि उसको परिभाषित किया है तो उसका डिफिनेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एनएसएसओ के अनुसार बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोजगार के अभाव के कारण, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें रोजगार के अभाव के कारण लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, जिसमें रोजगार के अभाव के कारण लोग काम नहीं कर रहे होते हैं। रोजगार ही नहीं है तो कहाँ से काम करेगा। परंतु परंतु या तो रोजगार एजेंसियों, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए आपसे वो कांटेक्ट करेगी, आप उससे कांटेक्ट करोगे तो फिर वो आपको से बात करेगी, ठीक है। परंतु या तो रोजगार एजेंसियों, कौमा मध्यस्थों यानी मीडिएटर, मध्यस्थों, कौमा मित्रों, मध्यस्थों यानी मीडिएटर, मध्यस्थों, कौमा मित्रों, बहुत सारे मित्र मंडली भी होते हैं ना कि आप उनसे कांटेक्ट करके जॉब कहीं ले सकते हैं। मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से या संबंधित नियोक्ताओं, नियोक्ता मतलब जो नियुक्त करते हैं यानी एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो जॉब देता है लोगों को, नियोक्ता से या संबंधित नियोक्ता को, नियोक्ताओं को आवेदन भेजकर यानी एप्लीकेशन देकर, आवेदन भेजकर अथवा कार्य एवं पारिश्रमिक की प्रचलित स्थितियों में काम करने की इच्छा व्यक्त करके रोजगार ढूंढ रहे होते हैं। एनएसएसओ के अनुसार बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोजगार के अभाव के कारण लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, परंतु या तो रोजगार एजेंसियों, कौमा मध्यस्थों, कौमा मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से या संबंधित नियोक्ताओं को आवेदन भेजकर अथवा कार्य एवं पारिश्रमिक की प्रचलित स्थितियों में काम करने की इच्छा व्यक्त करके रोजगार ढूंढ रहे होते हैं। इसमें कहाँ समझ में नहीं आया इस सेंटेंस में, या समझ गए? बेरोजगारों की संख्या बराबर क्या होता है बताइए? श्रम बल माइनस कार्य बल, बस, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। समझ में आया ये फॉर्मूला? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए? ये हम लोगों की भी आदत थी जब क्लास में बैठते थे ना, यहीं पे पटना के एक बहुत बड़े टीचर थे, बहुत प्रसिद्ध टीचर थे, दिल्ली इलाहाबाद सब जगह जाते थे पढ़ाने, प्रोफेसर थे, बाद में पीयू के एचओडी भी बने, सॉरी पीयू के रजिस्ट्रार भी बने, एचओडी तो थे ही जब हम लोग पढ़ते थे। तो और बहुत फास्ट लिखाते थे। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सभी बच्चों से वो पूछते थे समझ में आ गया, तो सभी लोग कह देते थे यस सर। फिर वो पूछते थे वन बाय वन तो पता चलता था, एक आध ही जवाब दे पाते थे। लेबर फोर्स तो पता है ना कि जो लेबर फोर्स हमारे यहाँ है, यानी 15 to 59 या 64, जो ये श्रम बल की, क्योंकि 15 से जो नीचे के नुन्नू मुन्नू चुन्नू हैं वो तो लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है, और 59 से जो ऊपर हैं ताऊ जी टाइप के लोग, वो भी श्रम बल के हिस्सा नहीं, का हिस्सा नहीं है। तो इतना ही है ना श्रम बल,
इसमें भी बहुत सारे लोग हैं कि वो जॉब करने के लिए इच्छुक या योग्य होंगे या नहीं होंगे, तब ना लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन होगा, वो हिस्सेदारी होगी। इसमें से मैं वर्क फोर्स को माइनस कर दो। वर्क फोर्स मतलब जो लोग इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। यदि मान लो हमारे पास 10 लेबर फोर्स है, 10 श्रम बल है, इसमें 5 ही लोग काम कर रहे हैं, तो 5 क्या हो गया, 5 तो बेरोजगार ही हो गए ना। अब समझे। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यहाँ कार्यबल से आशय वर्कफोर्स से तात्पर्य है कि, यहाँ कार्यबल से आशय रोजगार प्राप्त, ये पूछते हैं आप लोगों से, इसलिए क्रॉस क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ लें। और कोई मोटिव मेरा नहीं है, बस एक ही मोटिव है कि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से समझ लें और आपके पास अच्छा कंटेंट हो जाए। मेरी कोशिश इतनी है। आप लोग ये मत समझिएगा कि किसी को वो होता है ना फेम और डिफेम, वो नहीं करना, राइट। यहाँ कार्यबल से आशय रोजगार प्राप्त या आर्थिक गतिविधियों में, रोजगार प्राप्त या आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित व्यक्तियों से है, तथा श्रम बल से आशय यानी लेबर फोर्स से आशय कार्यबल एवं आर्थिक क्रियाकलापों, यानी आर्थिक क्रियाकलाप मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तथा श्रम बल से आशय कार्यबल एवं आर्थिक क्रियाकलापों से बाहर स्थित व्यक्तियों से है। यहाँ कार्यबल से आशय रोजगार प्राप्त या आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित व्यक्तियों से है, तथा श्रम बल से आशय कार्यबल एवं आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक क्रियाकलापों से बाहर स्थित व्यक्तियों से है, जो या तो काम की वास्तविक तलाश कर रहे हों, जो या तो काम की वास्तविक तलाश कर रहे हों, या यदि काम मिले, या यदि काम मिले तो वे काम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वर्क, या यदि काम मिले तो वे काम करने के लिए उपलब्ध हों। जो या तो काम की वास्तविक तलाश कर रहे हों, या यदि काम मिले तो वे काम करने के लिए उपलब्ध हों। इसमें कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? समझ में आ गया आपको? गुड। आपको आया? आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ। अच्छा, एक कमेटी ने क्या कहा था बेरोजगारी को लेकर के, वो लिख लीजिए। अर्जुन सेन गुप्ता समिति, नाम सुना आप लोगों ने? अर्जुन सेन गुप्ता। वाह, अच्छा। क्या रिकमेंडेशन है, कुछ पता है? अच्छा, चलिए, गुड। सॉरी। अच्छा, चलिए लिखिए, अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट जो भी कमेटियां एस्टैब्लिश करती है, उस कमेटी से संबंधित उसने जो भी, मान लो जिसके लिए वो कमेटी एस्टैब्लिश की गई है, गठित की जाती है, उसके रिगार्डिंग वो जो भी डिफिनेशन दे, उस डिफिनेशन को लिख लेना चाहिए, ताकि आप आंसर राइटिंग में उसे कोट कर सकें, और वो काफी प्रभावी होता है। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत
ये दो तीन वो डिफिनेशन ही है, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन है, इसमें से आपको जो मन करे एग्जाम हॉल में लिखने का वो आप धुआंधार तरीके से लिखिएगा, कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी एग्जामिनर को। ठीक है। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों, उपक्रम समझते हैं, इंटरप्राइजेज, जो भी फैक्ट्रीज हो गए जी, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों में नियुक्त लोग, कौमा 10 या अधिक, ये आप लोग नोट करके लिख देना, ठीक है। ये आपको लिखा रहे हैं कि औपचारिक क्षेत्र का फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का जो डिफिनेशन होता है ना वो लिखा है। फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक रोजगार आप बता रहे थे ना कोई, तो उसका डिफिनेशन बता देना। तो औपचारिक कार्मिक जो होते हैं, जो औपचारिक फॉर्मल सेक्टर में जो लेबर होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये है, ठीक है। यानी 10 या उससे ज्यादा लोग जो काम कर रहे होते हैं कहीं, तो वो औपचारिक क्षेत्र हो गया, यदि वो रजिस्टर्ड है तो, ठीक है। इसलिए उपक्रमों में नियुक्त लोग 10 या अधिक कार्मिकों, 10 या अधिक, नहीं उसी में चल रहा है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों में नियुक्त लोग, कौमा 10 या अधिक कार्मिकों, कार्मिक मतलब जो लेबर हैं, श्रमिक हैं, कार्मिकों वाले उपक्रमों में, कार्मिकों एक्चुअली में थोड़ा क्लिष्ट तो बहुत होता है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट होती है तो वो हिंदी में नहीं जारी होती है, ठीक है। वो इंग्लिश में जारी की जाती है बेसिकली। एक आध ही रिपोर्ट है, जैसे सेकेंड ARC रिपोर्ट है, हिंदी में भी अवेलेबल है गवर्नमेंट के साइट्स पे। लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं और उसका ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, तो ट्रांसलेशन काफ़ी टफ होता है, काफ़ी क्लिष्ट माना जाता है, ठीक है। लेकिन उसको सरल सरल शब्दों में, आसान शब्दों में किया गया है आप लोगों के लिए। नियुक्त लोग 10 या अधिक कार्मिकों वाले उपक्रमों में कार्य करने वाले लोग तथा सभी सरकारी कर्मचारी, तथा सभी सरकारी कर्मचारी और किसी भी, तथा सभी सरकारी कर्मचारी और किसी भी आकार के, आकार मतलब साइज, किसी भी आकार के उपक्रम में अनुबंध पर कार्य करने वाले लोग औपचारिक कार्मिक कहलाते हैं। औपचारिक कार्मिक, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, औपचारिक कार्मिक कहलाते हैं। यानी 10 या उससे अधिक जहां काम कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, तो वो फिर फॉर्मल सेक्टर है, राइट। कहीं किसी भी टर्म का डिफिनेशन आपको जहां मिले अपने कॉपी में कोशिश कीजिए लिख दें, ताकि फिर जब रिवाइज करें आप तो फिर वो हेल्प करेगा आपको। अच्छा, आप लोग लिखते हैं या इसे रिकॉल करते हैं? जैसे मान लीजिए शुरू से, जब से इकोनॉमी की क्लासेज स्टार्ट हुई है तो बहुत सारे टर्म्स हुए होंगे ना, जो लॉरेंज कर्व होता है, गिनी कोएफिशिएंट, तो आप लोग कभी मान लो बहुत मुश्किल से 10 मिनट निकाल पाते हैं इकोनॉमी के लिए? संडे को निकालते हैं? वाह, गुड। जी बताइए। हाँ, इसे करिए आप लोग, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं कोई भी? मेंस का आंसर राइटिंग नहीं करते?
कोई भी क्वेश्चन उठाइए इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, उसे लिख डालिए आंख बंद करके। ठीक है, आंख खोल के लिखेंगे तो दिक्कत होगी, कोशिश करिए आंख बंद करके लिखें। ठीक है, तो जो मन में आए आप लिख दीजिए। इससे एक चीज डेवलप होगा, आपका राइटिंग स्किल्स डेवलप होगा। और दिखला दीजिए, किसी को दिखला दीजिए कि भैया देखो ये सही है या गलत है। हाँ, हाँ, हम जब भी बैठे रहे ना, तो मान लो आप हमको वहां दिखला के 2 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन चेक करने में, 2 मिनट या 5 मिनट ही लग जाए, तो वहां हम आपको फीडबैक दे दिया करेंगे, आपको बता देंगे कि यहाँ भैया ये सब पॉइंट आप ऐड कर लो। ठीक है, कोशिश करिए कि मान लो क्लास से पहले, ठीक है, क्लास के बाद तो फिर निकलने की जल्दबाजी रहती है ना, तो आप लोग ये करिए, ये प्रैक्टिस सबसे बेहतरीन होगी। क्लास तो खत्म होगा फिर 6 महीने के बाद, फिर आप लोग अपने घर और सभी लोग अपने घर रहेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए सबसे बेनिफिशियल ये तरीका है। अब आइए लिखिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। लिखिए। हाँ, वो आपको पॉइंट फॉर्म में एक दो पॉइंट लिखे थे, अब आप एक पैरा में लिख लीजिए, थोड़ा 25-30 वर्ड में लिख लीजिए। यदि आप लिखे हुए हैं, आपत्ति है तो आप छोड़ भी सकते हैं। नहीं नहीं, अभी इसके बाद हम लोग करेंगे बेरोजगारी को कैसे मेजर किया जा सकता है, मापते भी तो हैं, बेरोजगारी को नहीं मापते। हाँ, उसका मापन होगा, फिर कारण होगा, फिर परिणाम होगा, निराकरण भी करेंगे। ठीक है, बेरोजगारी हम लोग दूर भी करेंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स भी देखेंगे। चक्रीय बेरोजगारी लिखिए, क्या होता है पता है ना आप लोगों को। जी बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, लिखिए। चक्रीय बेरोजगारी, आप नहीं थे क्लास में, इसको डिस्कस किया गया था, बजावते किए थे ना। चक्रीय बेरोजगारी व्यापार स्लैश व्यवसाय, ये डिफिनेशन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। व्यापार स्लैश व्यवसाय चक्रों में बार बार चक्रीय बेरोजगारी व्यापार स्लैश व्यवसाय चक्रों में बार बार होने वाले उतार उतार चढ़ाव, यानी जो उनकी इकोनॉमी में जो बार बार क्या होता है, उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, उसके कारण होती है। बार बार होने वाले उतार चढ़ाव के कारण होती है, और इसलिए चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। सकारात्मक विकास होने के साथ, सकारात्मक विकास होने से क्या तात्पर्य है, कि जब उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही हो, ठीक है, यानी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा हो। सकारात्मक विकास होने के साथ नौकरियां सृजित होती हैं। सृजित होती हैं मतलब, हाँ, जनरेट होती हैं, जी बिल्कुल, क्रिएट होती हैं, उत्पन्न होती हैं। सकारात्मक विकास होने के साथ नौकरियां सृजित होती हैं, कौमा जब विकास दर में गिरावट आती है। हमने आप लोगों का वो आंसर देखा था ना, आप लोग जो दिए थे कॉपी, उसमें नो डाउट एक दो लोगों ने बहुत अच्छा लिखा था, और एक दो लोगों की राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, उसमें जिनका भी हो नाम तो मैंने नहीं देखा था। ठीक है, और प्रयास भी कुछ लोगों का अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली हम चेक नहीं कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। हाँ, मेरी कोशिश रहेगी कल जब हम आएंगे ना, तो यहीं पे चेक कर लेंगे, यहाँ चेक करना बजावते आसान होता है मेरे लिए। जी कहाँ तक लिखे। सकारात्मक विकास होने के साथ नौकरियां सृजित होती हैं,
कौमा जब विकास दर में गिरावट आती है। आप सही कह रही थी कि जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव हो रही है, और ये डेवलप्ड कंट्रीज में, ये कहाँ होगा, डेवलप्ड में होगा या अंडर डेवलप्ड में होगा? डेवलप्ड में होगा, क्योंकि उसी की इकोनॉमी ना आगे पीछे होगी, उतार चढ़ाव उसी में होगा। रवांडा, सोमालिया, अफगानिस्तान, बुरुंडी में तो होगा नहीं। ये सब कंट्री का नाम सुने हैं ना आप लोग? हाँ, ठीक है, तो ये सब कंट्री का भी नाम थोड़ा जानिए। जी। हाँ, जो भी हो, तो हम लोग भी उसी कैटेगरी में हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे ही है कि आप देख लो, यदि ना दिखे आपको तो गांधी मैदान है ना बगल में, रात को चले जाइएगा 2-2:30 बजे, पता चलेगा ब्लू सीट के नीचे एक मम्मी पापा छोटे चुन्नू मुन्नू सोए रहते हैं। ठीक है, ठंड के मौसम में एक चादर में। तो ये तीसरी दुनिया का ही वो क्या होता है, इमेज रिफ्लेक्ट होता है वहाँ। यही था इनइक्वालिटी जो हम लोग पढ़े थे, असमानता। जब विकास दर में गिरावट आती है तो मांग में कमी के कारण, विकास दर में गिरावट आएगी तो क्या होगा, डिमांड में कमी आएगी, मार्केट में डिमांड में कमी आएगी तो नौकरियों में क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कंपनी क्या करेगी, जॉब से फायरिंग करेगी, हायरिंग नहीं करेगी। यानी हायरिंग फायरिंग एक टर्म है ना, इसीलिए जब विकास दर में गिरावट आती है तो मांग में कमी के कारण नौकरियों में भी कमी आ सकती है। इसी के साथ जब नकारात्मक वृद्धि, नकारात्मक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? हाँ बिल्कुल, जब नकारात्मक वृद्धि, नकारात्मक वृद्धि के बाद देख लीजिएगा मंदी ब्रैकेट में, यानी रिसेशन। इसी के साथ जब नकारात्मक वृद्धि होती है तब मांग में भारी गिरावट के परिणाम स्वरूप अधिक नौकरियां, इसी के साथ जब नकारात्मक वृद्धि होती है तब मांग में भारी गिरावट के कारण, गिरावट के परिणाम स्वरूप अधिक नौकरियां खत्म हो जाती हैं या अधिक नौकरियां चली जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 में जब कोविड आया था तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ से व्यापक स्तर पे छटनी कर रही थी। ठीक है, इवन कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी वो लोगों को हटा रहे थे जॉब से, क्योंकि उनके यहाँ उनकी जो मार्केट थी वो डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, कोलैप्स कर गई थी, क्योंकि डिमांड ही नहीं था मार्केट में। परंतु जब अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, परंतु जब अर्थव्यवस्था को, ये सही है, परंतु जब अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, ये सही है या गलत है? सही है, चलो अंगद ने कहा सही है, भैया आप बताओ ये सही है ये? नहीं, गलत है ये, ऐसे होगा, छोटी की मात्रा होगी वह में। जी, परंतु जब अर्थव्यवस्था में, सही लिखिए, गलत मत लिखिए आप लोग। परंतु जब अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन, परंतु जब अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन का उपयोग किया जाता है तब नौकरियों की, प्रोत्साहन का उपयोग किया जाता है यानी प्रोत्साहन दिया जाता है, कहने का तात्पर्य ये है, राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाता है तब नौकरियों की पुनर्बहाली होती है। तब क्या होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने बहुत सारे एमएनसी जो लॉस में जाने लगे थे उनका ऋण माफ कर दिया था, लोन माफ कर दिया था, और मॉनेटरी यानी मौद्रिक लेवल पर और
फिजिकल इन राजकोषीय लेवल पर बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे कि ताकि भाई इनको स्टैंड अप किया जाए, यानी मार्केट में इसको एस्टेब्लिश्ड किया जाए प्रॉपर, ताकि डिमांड क्रिएट हो, तब तो रोजगार मिलेंगे लोगों को। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ताबड़तोड़ बैठकें चल रही थी, और उधर आरबीआई गवर्नर कांत दास ही थे ना उस टाइम में भी। हाँ वही थे। ठीक है, उनकी भी बैठक चल रही थी ताबड़तोड़ तरीके से, कि ताकि भैया इनको एस्टेब्लिश्ड किया जाए मार्केट में, नहीं तो मार्केट क्या होगी, कोलैप्स कर जाएगी। ये सब हम लोग देखेंगे, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति डिटेल में देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। इस प्रकार जब अर्थव्यवस्था में इस प्रकार जब अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मांग नहीं होती है, सफिशियंट मांग नहीं होती है, तब चक्रीय बेरोजगारी होती है। जब अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं इस प्रकार जब अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मांग नहीं होती है, तब चक्रीय बेरोजगारी होती है। जब अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज, जब अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में कमी आती है, तो कम उत्पादन की आवश्यकता होती है। जब मार्केट में डिमांड ही कम है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? कम। कम होगा, वही बातें चल रही हैं। तो कम उत्पादन की आवश्यकता होती है, इसके फलस्वरूप कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप, तेज लिखवा रहे हैं क्या, फास्ट तो नहीं लिखवा रहे हैं ना? हाँ। इसके फलस्वरूप कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यद्यपि चक्रीय बेरोजगारी अल्पावधि प्रकार की होती है। दीर्घकालिक होगा या ये अल्पकालिक होगा? अल्पकालिक होगा, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव कुछ देर के लिए है, कुछ समय के लिए है, फिर मार्केट अपने फॉर्म पे आ जाएंगे। यद्यपि चक्रीय बेरोजगारी अल्पावधि प्रकार की, अल्पावधि प्रकार की होती है। यह किस देश में ज्यादा होगा, डेवलप्ड या डेवलपिंग? डेवलप्ड। यह विकसित देशों में ज्यादा होती है। यह विकसित देशों में ज्यादा होती है, क्योंकि विकसित देशों में क्योंकि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1929 और 1930 में अमेरिका और यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन आया था, पता है आपको? उस दिन, हाँ, 1929 और 30 में के दशक में अमेरिका और यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन आया था, महामंदी आई थी। और लोगों को पता ही, क्योंकि ना ही बैंकिंग संकट संकट था बैंकिंग क्षेत्र में, ना ही कोई डिजास्टर आया था, तब ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तब लोगों को पता ही नहीं चल रहा था यार आखिर रीजंस क्या है। ठीक है, तो मैंने एक का नाम बताया था ना, J.M. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। देखो आप लोग नाम भी भूल जाते हैं। ठीक है, उनकी एक बुक थी, नाम बताइए जी। J.M. किन्स का। गुड। भैया याद करिए आप लोग। ठीक है, तब तो रिजल्ट आ रहा है इन लोगों का। ठीक है, हर सेक्टर में। और टॉप में ही रहते हैं ये लोग, टॉप 10 में। चाहे वो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देख लो, या स्टेट पीसीएस का देख लो। ठीक है, क्योंकि ये लोग डिविएट कम होती हैं, और इधर वाले जो लोग होते हैं वो क्या है, उनको बहुत सारा फील्ड देखना होता है। ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन आया था, और 2008-9 में अमेरिका में भी सब प्राइम क्राइसिस आया था। एक ये भी एग्जाम्पल होगा, लिख लीजिए। ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। उदाहरण के लिए, यूएस
यूएस, यूएस बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस सब प्राइम संकट के परिणाम स्वरूप, यूएस सब प्राइम सब प्राइम संकट के परिणाम स्वरूप कई लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी थी। गंवानी मतलब, हाँ, इस क्राइसिस की वजह से बहुत लोगों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ गया था। यूएस सब प्राइम संकट के परिणाम स्वरूप कई लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो पॉइंट में, उदाहरण के लिए चक्रीय बेरोजगारी में 1929-30 का अमेरिका और यूरोप का महामंदी, ठीक है, और 2008-9 का ये यूएस सब प्राइम संकट। नेक्स्ट आ जाइए, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या ये सफिशियंट है ना चक्रीय बेरोजगारी, या और लिखवा दें? नहीं नहीं, उतना नहीं, ये 3-4 ही लिखवाएंगे। क्या दिक्कत, ना लिखवाएं? 1-2 लाइन लिखवा दें? क्या बताइए? नहीं, मेजोरिटी आप लोग जिधर कहोगे उधर चलेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना हमारे यहाँ। हाँ, तो वहीं लिखवा रहे हैं, और नहीं लिखवाएंगे। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिडन है, वो अंडरस्टूड है, जो भी रिलेवेंट चीजें होंगी वहीं आपको दिया जाएगा। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। जब अर्थ, क्या होता है पता ही है ना आप लोगों के? नहीं पता? आप लोगों को पता है, देखिए, जब अर्थव्यवस्था के तकनीकी आधार में, जब अर्थव्यवस्था के तकनीकी आधार में परिवर्तन आता है, यानी कहने का अर्थ ये है कि अर्थव्यवस्था की किसी भी संरचनात्मक गतिविधि में जब उतार चढ़ाव आ जाता है, उसकी त्रुटियां हो जाती हैं, तो उस वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है उसी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था के तकनीकी आधार में परिवर्तन आता है, तब उत्पादकता के उच्च स्तर, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, तब उत्पादकता के उच्च स्तर एवं आर्थिक गतिविधि के नए स्वरूप, जब अर्थव्यवस्था के तकनीकी आधार में परिवर्तन आता है, तब उत्पादकता के उच्च स्तर एवं आर्थिक गतिविधि के नए स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रक्रिया को संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ समझ में आया? कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो कोई साइकिल की कंपनी में काम कर रहा होता है, और मार्केट में साइकिल की डिमांड कम हो गई, अब मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ गई, तो अब मोटरसाइकिल के लिए क्या है, तो उसके लिए थोड़ा टेक्नोलॉजी उसमें है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा इफिशियंट लेबर चाहिए। साइकिल में काफी सारे लेबर इन्वॉल्व थे, तो अब जो दक्ष लेबर है, ठीक है, वेल इफिशियंट है, वही लोग यहाँ काम कर पाएंगे। उसमें जो काम कर रहे थे वो लोग अब क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि संरचना में परिवर्तन आ गया है। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, तकनीक के आधार पे जो परिवर्तन आ रहा है, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। जैसे आप एक उदाहरण देख सकते हो कि एटलस एक कंपनी थी जो साइकिल बनाया करते थे, उसकी डिमांड मार्केट में इतनी कम हो गई कि उसे अपनी जो बहुत सारे ब्रांचेज थे इंडिया में, उसे बंद करना पड़ गया। ठीक है, इसके तहत या तो मौजूदा कौशल
यानी जो साइकिल में जो काम कर रहे थे साइकिल के फैक्ट्री में, उस लेबर को या तो वो स्किल अपना डेवलप कर लें कि मोटरसाइकिल वाले कंपनी में वो स्विच कर सकते हैं, वहाँ मोटरसाइकिल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। यानी जो उनके अंदर में मौजूदा कौशल है, जो वर्तमान में उसके पास स्किल है, उसे वो डेवलप्ड करें। तब तो फिर वो मान लो बेरोजगारी की जो संरचनात्मक बेरोजगारी है उससे वो बाहर निकल सकता है, अदरवाइज फिर वो बेरोजगार ही रहेंगे। ये कहना चाह रहा है ये। इसके तहत या तो मौजूदा कौशल नई आवश्यकताओं, इसके तहत मौजूदा कौशल नई आवश्यकताओं से सुमेलित नहीं होते। सुमेलित मतलब मैच नहीं करते। सुमेलित मतलब मैच करना, सुमेलित नहीं होते मतलब उससे वो मैच नहीं करता। जैसे आप लोग वो एमसीक्यू बनाते होंगे ना, तो उसमें रहता है ना इसमें से कौन सुमेलित है। ये सब शब्द हैं, ये सबसे अवेयर आप लोग हैं। मौजूदा कौशल नई आवश्यकताओं से सुमेलित नहीं होते, या व्यवसाय का मॉडल स्वयं पुराना हो सकता है। जैसे जैसे ई कॉमर्स, जैसे ई कॉमर्स के आने से कुछ किराना दुकानें व्यवसाय से बाहर हो गई हैं। जैसे ई कॉमर्स यानी ई वाणिज्य, ई मीन्स क्या होता है यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। ई कॉमर्स के आने से कुछ किराना दुकानें व्यवसाय से बाहर हो गई हैं, व्यवसाय से बाहर हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, नाम सुना है इसका आप लोगों ने? हाँ, सुने ही होंगे बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हजारों श्रमिकों की छंटनी हुई है। छंटनी मतलब अब आदमी के जगह पे आर्ट एआई काम करेगा। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम सुना आप लोगों ने? इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं सुना? 2018-19, हाँ 19 में ही एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने एमसीक्यू में। एक पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट था और चार सिंपल स्टेटमेंट थे। पढ़ के ही पता चल रहा था कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कमाल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब मोटा मोटी ये है कि आप जो सोच रहे हैं ना, कि जैसे अब आप सोच रहे हैं कि अब निकलना है तो ये गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मुझे पानी पीना है तो पानी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गया है और हम लोग कहाँ हैं, तो यहीं रमना रोड में है। ठीक है, चलिए लिखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हजारों श्रमिकों की छटनी हुई है। अच्छा, आप लोग पीवाईक्यू देखते नहीं क्या? हाँ, तो उसमें तो है ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 2019 में ही पूछा था यूपीएससी ने। मशीनों द्वारा श्रमिकों के प्रतिस्थापन, समझ में आ रही है ना कि यानी टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, तो लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलेंगे तभी आप इस बेरो कौन सा चल रहा है संरचनात्मक, यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आप नहीं रहेंगे। यदि आप तकनीक के साथ नहीं चल पाएंगे तो फिर आप संरचनात्मक बेरोजगारी में आ जाएंगे। क्योंकि पहले हमको साइकिल को रिपेयर करने आता था, अब जनरली कहाँ ही देखने को मिलता है रोड पे साइकिल, आप देखते हैं? नहीं देखते। 10 साल पहले बच्चे भी आते थे साइकिल से कोचिंग, अब वो लोग भी जनरली स्कूटी से आते हैं। मशीनों द्वारा श्रमिकों के प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेस कर दिया गया है ना उसे।
रिप्लेस, मशीनों द्वारा श्रमिकों के प्रतिस्थापन के कारण होने वाली अधिकांश तकनीकी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप, चूंकि देश साइकिल के उपयोग से मोटरसाइकिल के उपयोग की ओर चूंकि देश साइकिल के उपयोग से मोटरसाइकिल के उपयोग की ओर संक्रमण कर रहा है, यानी ट्रांजिशन फेज में है, तो इसके फलस्वरूप साइकिल उद्योग में श्रम की मांग, लेबर की डिमांड लगातार घटती जा रही है। चूंकि देश साइकिल के उपयोग से मोटरसाइकिल के उपयोग की ओर संक्रमण कर रहा है, तो इसके फलस्वरूप साइकिल उद्योग में श्रम की मांग निरंतर घटती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन यानी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और रुचियों में बदलाव, रुचि यानी आपकी इच्छा, रुचि मतलब टेस्ट नहीं, अच्छा हाँ बिल्कुल, हाँ आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में रुचि है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और रुचियों में बदलाव अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बेरोजगारी के दो प्रमुख कारण हैं। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और रुचियों में बदलाव अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बेरोजगारी के दो प्रमुख कारण हैं। है ना कि तकनीक में बदलाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है और लोगों का इंटरेस्ट भी क्या है, बदल रहा है। तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी के दो मेन रीजन्स हैं, दो प्रमुख कारण हैं। ठीक है, अब ये सब तो संरचनात्मक बेरोजगारी हो रही है, तो नीति आयोग भी तो कुछ काम करेगा इसके लिए। लिख लीजिए, नीति आयोग द्वारा कौशल विकास पर बल दिया गया है, ताकि भैया इतने अनस्किल्ड जो लेबर हैं तो इनके लिए भी नीति आयोग ने कुछ सोचा है। तो नीति आयोग द्वारा कौशल विकास पर बल दिया गया है। इसका एक कारण यह है कि नीति आयोग द्वारा कौशल विकास पर बल दिया गया है, इसका सर्वप्रमुख कारण यह है कि इसका सर्वप्रमुख इसका सर्वप्रमुख कारण यह है कि देश में संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या देश में संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सके। अब देखो, जैसे लिखो कि कृषि के मशीनीकरण के कारण भी जो है अनेक श्रमिक क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, कृषि का जो मशीनीकरण हुआ इसकी वजह से श्रमिक क्या हुए, बेरोजगार हुए या नहीं। पहले हमारे यहाँ हल चलता था, खेत में चलता था ना, उसमें दो लोग इन्वॉल्व रहते थे, दो तीन लोग इन्वॉल्व होते थे। ठीक ठीक है, लेकिन अब उसका स्थान ट्रैक्टर ले लिया, ये तो हम छोटी बात बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ आज भी लोग हाथ से काटते हैं ना फसल को, पंजाब हरियाणा में मशीन आ गया है। ठीक है, प्रॉपर मशीन से सब कुछ उसकी कटाई होती है। ठीक है, मशीन के द्वारा वो घर तक, दरवाजे तक आ जाता है। ठीक है, तो कृषि के मशीनीकरण के कारण भी कृषि के मशीनीकरण
कृषि के मशीनीकरण के कारण, नोट करके लिख लीजिए, कृषि के मशीनीकरण के कारण अनेक अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। एक पॉइंट और है, एक और है, लिख लीजिए। मौसमी बेरोजगारी, यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आप लोग घूमने जाते हैं, शिमला, कुल्लू मनाली, देहरादून, मसूरी। मसूरी आप लोग यदि आईएएस बनेंगे कल के डेट में, तो आप लोगों का ट्रेनिंग होगा लेवासना में। ठीक है, वही है मसूरी। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लोग घूमने जाएंगे, बहुत लोग जाते हैं। तो जैसे मान लो ठंड में, जब जनवरी या मिड दिसंबर के बाद जब भयंकर स्नोफॉल होता है, ठीक है, तो टूरिस्ट कम जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बर्फबारी ही हो रही होती है वहाँ। ठीक है, कंटिन्यू। और जैसे मान लो अ, आप शिमला चले जाओ, कुल्लू मनाली तरफ जाओगे, तो पूरा का पूरा स्नोफॉल रहता है। तो वहाँ पे जो बिजनेस रहता है उन लोगों का, वो क्या हो जाता है, ठप हो जाता है, टूरिस्ट जा ही नहीं पाते। फिर समर सीजन में लोग प्लानिंग करते हैं कि अच्छा, गर्मी में पटना वाला क्षेत्र में काफ़ी गर्मी पड़ती है, 42 43, तो सामान्य बात है ना कितना टेम्परेचर रहता है यहाँ। तो लोग सोचते हैं चलो अब चलते हैं कुल्लू मनाली की तरफ। तो वहाँ पे उन लोगों का बिजनेस गर्मियों के मौसम में चल रहा होता है, और सर्दी के मौसम में क्या होता है, बिजनेस ठप हो जाता है। तो सर्दी के मौसम में वो लोग बेरोजगार रहते हैं। मतलब एक सामान्य तरीके से समझ सकते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर भी होगा इसका एग्जाम्पल। लिखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी बेरोजगारी की स्थिति, ऐसी बेरोजगारी की स्थिति वर्ष के कुछ विशेष समय, ऐसी बेरोजगारी की स्थिति वर्ष के कुछ विशेष समय के दौरान उत्पन्न होने की संभावना होती है। जब एक क्षेत्र में श्रमिक, जब एक क्षेत्र में श्रमिक वार्षिक तौर पर, जब एक क्षेत्र में श्रमिक वार्षिक तौर पर एक निश्चित मौसम, वार्षिक तौर पर एक निश्चित मौसम में स्वयं को, निश्चित मौसम में स्वयं को काम से बाहर पाते हैं, तब उसे मौसमी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। ऐसी बेरोजगारी की स्थिति वर्ष के कुछ विशेष समय के दौरान उत्पन्न होने की संभावना होती है, जब एक क्षेत्र में श्रमिक वार्षिक तौर पर एक निश्चित मौसम में स्वयं को काम से बाहर पाते हैं, तब उसे मौसमी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए, यानी एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स हैं, कृषि श्रमिकों के लिए जब कोई बुआई, जब कोई बुआई या कटाई का काम, कृषि श्रमिकों के लिए जब कोई बुआई या कटाई का काम या कोई अन्य संबंधित काम, यानी अन्य संबंधित मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से ही रिलेटेड, या कोई अन्य संबंधित काम नहीं होता है,
यानी जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, बुआई कटाई के समय तो ठीक है वो इन्वॉल्व हैं, उसके बाद जो उनके लिए कोई काम नहीं है तो फिर वो मौसमी बेरोजगार हो गया। ऐसे ही वस्तु निर्माण या कोई सामग्री निर्माण, ऐसे ही वस्तु निर्माण कर्मियों के साथ होता है। ऐसे ही वस्तु निर्माण कर्मियों, श्रमिकों के साथ होता है। वस्तु निर्माण में कौन हो जाएगा जो मौसमी बेरोजगारी में आएगा? सॉरी, वही पूछ रहे हैं, बताइए ऐसा कौन सा होगा जो मौसमी बेरोजगारी में आएगा? एग्जैक्टली, जैसे कुम्हार हो गया, वो अपना जो चाक हो, जो बर्तन हो गया, कुम्हार का बर्तन जो होता है वो गर्मी में ही बेचारे बनाते हैं ना, क्योंकि उस टाइम में काफी धूप होती है। विंटर में थोड़ा ना बनाते हैं वो लोग। हाँ बिल्कुल, तो गर्मी तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, वस्तु निर्माण के बाद ब्रैकेट में कुम्हार। एक मैंने लिखा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे ही वस्तु निर्माण ब्रैकेट में कुम्हार श्रमिकों के साथ होता है। अपितु, यह मानसून के दौरान, अपितु, अपितु यह मानसून के दौरान वर्ष के एक सीमित हिस्से के लिए ही होता है। यानी एक ईयर का एक खास टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, एक खास टाइम पीरियड होता है जिस समय में ही ये होगा, एक सीमित हिस्से के लिए ही होता है। फिर भी इसके परिणाम स्वरूप, फिर भी इसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त मौसमी बेरोजगारी होती। मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, मौसमी बेरोजगारी को दूर करने हेतु मनरेगा जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। मौसमी बेरोजगारी को दूर करने हेतु मनरेगा जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। एक लिख लीजिए लास्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड, योजनाएं शुरू की गई हैं। जी बताइए। पर्याप्त मौसमी बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट लिखिए, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, क्या होता है ये? बिल्कुल बिल्कुल, लिखिए प्रच्छन्न, प्रच्छन्न, प्रसन्न मत लिख लीजिएगा, प्रच्छन्न। क्या बोलते हैं इसे? बिल्कुल, डिस्गाइज्ड या हिडन भी बोलते हैं ना, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, देखिए यदि किसी क्षेत्र या उद्यम में, छोड़ दें क्या? लिख लीजिए, तीन चार पॉइंट ही है, ज्यादा नहीं है। यदि किसी क्षेत्र, लिखाते नहीं है तो आप लोग कहते हो लिखाता नहीं है ये, लिखाते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्या मिडल पाथ निकाला जाए बुद्धा की तरह, मध्यम मार्ग? क्या निकालें बताइए? ना लिखाए ही ना, तो बुद्ध की तरह आप लोग कल मिडल पाथ बताना मुझे, ठीक है? यानी क्या बीच में आप लोग भी लिखाना, सही है ना? अच्छा, टाइम क्या है, क्लास है अभी 7 बजे से? सॉरी, भूख लग गई? अच्छा, अच्छा तो छोड़ दें, तीन चार लाइन है, लिख लीजिए। अच्छा, कल से ध्यान रखेंगे हम कि 6:30 में ही छोड़ देंगे, 7 बजे तक।
हाँ सच बता रहे हैं, 6:30 तक यदि करेंगे ना तो क्लासेज बहुत लंबी चलेगी। फिर टाइम फ्रेम पे हम सोच रहे थे कि 2-2.5 घंटे की क्लासेज हो जाए, 1.5 घंटे का। और मुझे पता है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे शायद क्लासेज 1-1.5 घंटे की ही चल पाती है यहाँ ना, पटना में। जी। 1.5 घंटे, 1.5 घंटा में कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे तो होने ही चाहिए। यदि किसी क्षेत्र या उद्यम में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हों, जिनमें से कुछ को हटा दिया जाता है या वापस कर लिया जाता है, यदि किसी क्षेत्र या उद्यम में, उद्यम मतलब व्यवसाय में, यदि किसी क्षेत्र या उद्यम में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ को हटा दिया जाता है या वापस कर लिया जाता है, तब भी उत्पादन के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी क्षेत्र या तब भी उत्पादन के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कौमा, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसे कुछ अर्थों में इसे कुछ अर्थों में अल्प रोजगार भी कहा जाता है। अल्प रोजगार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। इसे कुछ अर्थों में अल्प रोजगार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी कर्मचारी क्योंकि इसमें सभी कर्मचारी एक ऐसे स्तर पर कार्य कर रहे हैं क्योंकि इसमें सभी कर्मचारी एक ऐसे स्तर पर कार्य कर रहे हैं जो उनकी सामान्य क्षमता से कम होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्षमता से कम होता है, जो उनकी सामान्य क्षमता से कम होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कौन सा सेक्टर है बताइए? बिल्कुल, इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कृषि क्षेत्र है, जहां विभिन्न अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब, बिल्कुल, जहां विभिन्न अनैच्छिक कारणों से जहां विभिन्न अनैच्छिक कारणों से आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। यस। चलिए फिर, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।